स्ट्रिंग। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में हम ये देखते हैं जब समान आवृत्तियों की दो डोरियां एक बोर्ड पे तनी होती हैं, जैसे हम लोग सितार, है ना, इसराज, ऐसे वाद्य यंत्रों की बात करते हैं। तो इसमें गिटार, वायलिन, तो इसमें एक मुख्य तार होता है और इसके अगल बगल कई अन्य तार होते हैं। ये जो अन्य तार होते हैं इसके ट्यून्ड कराते हैं, ये समस्वरित्र में होते हैं। जब हम किसी प्रधान तार को बजाते हैं, जो मुख्य तार है, जब हम उसको बजाते हैं तो उसके अगल बगल के जो तार हैं उसमें भी कंपन उत्पन्न होता है। वो फ्री रूप से कंपन कर रहे होते हैं, लेकिन इस तार को बजाने के कारण इसके कंपन ये फ्री रूप से दोलन कर रहे हैं उसके कंपन के बराबर या उसके पूर्ण गुणज में हो जाता है, तो वो अनुनादित हो उठते हैं और इस तरह से हमको तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। इससे स्वर की तीव्रता की बढ़ जाती है। अगला है आवृत्ति ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये है प्रयोगशाला में जब हम सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट में स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जब हम स्वरित्र द्विभुज को रबर के पैड पर बजाकर और सोनोमीटर पर रखते हैं तो जब स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति सोनोमीटर के तार की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, जिसमें ब्रिज को हम फैलाकर या कम करके तार की लंबाई को घटा बढ़ाकर स्वरित्र कह रहे हैं, ये तार की आवृत्ति को बदल सकते हैं। तो जब दोनों के आवृत्तियाँ ये समान हो जाती हैं तो हमको स्वरित्र की जो आवृत्ति होगी उसके कारण बहुत तेज़ी के साथ इसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है सोनोमीटर के तार में और एक गूंज हमको सुनाई देती है। ये अनुनाद की स्थिति होती है और इस अनुनाद की स्थिति में जो तार की आवृत्ति होगी वो स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति के बराबर होगी। इसी तरह से अगला हम देखते हैं कि बर्तन में जल भरना, pouring ऑफ वाटर इन ए वेसल। एक बर्तन जैसे है, मान लेते हैं कोई एक लंबा बर्तन है और इस लंबे बर्तन में हम पानी भर रहे हैं, तो जो जो पानी भरता जाएगा त्यों त्यों जो खाली भाग है उसका लंबाई कम होता जाएगा, जिसको हम वायु स्तंभ कहते हैं। वायु स्तंभ की लंबाई कम होती जाएगी। यदि हम स्वरित्र द्विभुज को रबर के पैड पर मार के और यहाँ लाएं तो चूँकि इसकी लंबाई कम हो रही है इसलिए इसमें जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे हैं इस एयर कॉलम में, उसकी आवृत्ति जब स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति के बराबर हो जाती है इसके घटने के कारण, तो हमको एक तेजी के साथ गूंज सुनाई देता है और यह अनुनाद की स्थिति को बताता है। अगला होगा हमारा अनुनादक, रेजोनेंटर। रेजोनेंटर क्या होता है? ये धातु का एक गोला होता है। इस धातु के गोले में एक ये गर्दनुमा इधर संरचना बनी हुई है और इधर एक छिद्र किया गया है। यहाँ से जब हम फूंक मारते हैं तो फूंक मारने पर यहाँ से हमें एक तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। में क्या है कि जब फूंक मारने की प्रणोदित आवृत्ति इस गोले के अंदर जो वायु स्तंभ है उसकी आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो हमको एक गूंज सुनाई देती है, जिससे हम अनुनाद की स्थिति को प्राप्त करते हैं और हमको तेज आवाज़ सुनाई देती है। यह जो रेजोनेंटर होता है ये अन्य ध्वनियों के लिए एक बिल्कुल मूक की तरह होता है। ये इतना सुग्राही होता है कि अगर कई आवृत्तियाँ ये एक साथ मिली हुई हों, ध्वनियों में कई ध्वनि एक साथ मिली हुई हों, तो वो इसको पृथक करके और जो जिसके लिए ये जिस आवृत्ति पर ये अनुनादित होता है उसको ये छांट लेगा उस मिश्रित ध्वनियों में से और ये अनुनादित हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये एक विशेष आवृत्ति की ध्वनि की उपस्थिति का
पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा जो उदाहरण है वो है हमारा विद्युत चुंबकीय अनुनाद। विद्युत चुंबकीय अनुनाद देखते हैं। विद्युत चुंबकीय अनुनाद का उदाहरण होता है रेडियो। अब रेडियो के जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि जो एलसी सर्किट होता है, कौन सी सर्किट? एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में जो परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति होती है, इस स्वाभाविक आवृत्ति ये F इक्वल्स टू बी होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसमें हम C, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को बदल करके क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। तो C को बदल करके हम फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। अब जैसे रेडियो स्टेशन पर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स ये प्रसारित हो रही है। हम अपने रेडियो के नॉब को घुमा करके जब इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कर दें कि वो रेडियो स्टेशन से प्रसारित होने वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, तो हम C को बदल करके उतना कर सकते हैं। तो जो प्रसारित होने वाली तरंगे हैं इसको रेडियो हमारा रिसीव करने लगता है और इस तरह से उस स्टेशन के प्रोग्राम हमें सुनाई देने लगते हैं। तो यह रेडियो जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस विद्युत चुंबकीय अनुनाद का उदाहरण है। तो इस तरह से हम अनुनाद को और अनुनाद के उदाहरण को इस तरह से उसको 3 भागों में बांट करके और प्रत्येक का एक एक का एग्जाम्पल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।